तो ये अमृतसर की लड़की की स्टोरी है सर। तो क्या था कि कॉलेज के थ्रू प्लेसमेंट हो गई उसकी लड़की की, और ठीक थी, एकेडमिक्स में अच्छी थी, नंबर वगैरह लेने में। एंड हुई जैसे प्लेसमेंट, तो दिल्ली हो गई प्लेसमेंट अमृतसर से, पेरेंट्स छोड़ के आ गए दिल्ली। तो भाई अब एकदम से ऑल ऑफ अ सडन ना माहौल चेंज हो गया लड़की का। पंजाब में थोड़ा माहौल अलग है, खास करके बॉर्डर एरियाज, अमृतसर में माहौल बिल्कुल ही अलग है, और दिल्ली में बिल्कुल अलग है। दिल्ली में बिना मतलब बुलाते नहीं एक दूसरे को लोग, है ना। वहाँ थोड़ी वार्मथ ज़्यादा है अमृतसर में, हालांकि बाद में बिल्कुल सेम हो जाती हैं चीज़ें, बंदा यूज टू हो जाता है। बट उतने टाइम में ना वो फेडअप हो गई, वो अकेली पड़ गई बहुत ज़्यादा। और वैसे भी उसको पीछे से पंगा देने के लिए फ्रेंड्स भी थी उसकी। वो बोली कि सेम पैकेज में यहीं जॉब मिल रही थी अमृतसर में, कि तू पागल है, तू दिल्ली चली गई। तो क्या होता है ना, एक जगह 2-3 सहेलियाँ हो और एक जगह बंदी अकेली हो, तो वो डिस्ट्रैक्ट कर लेती है उसको बोल बोल के। तो वो रात को फ़ोन कर देती थी अक्सर उसको कि हम तो बैठे हैं, चिल मार रहे हैं, तू वहाँ बैठी है, घसाई करवा रही है अपनी, ये वो। ये फाइनली इसने क्या करा, इसका मन लगना होगा बंद। तो फाइनली इसने फ़ोन करा अपनी फ्रेंड को कि मैं आ रही हूँ, और वो बोली कि आजा, तू अपने पापा को बोल दे, तेरे को ले आएंगे। कहती नहीं, मैं घर नहीं बताऊँगी, क्योंकि मेरे घर वालों ने ये कहा है कि यहाँ पे ना जॉब बेशक तेरे को ज़्यादा पैसे की मिल जाए, बट जो एडवांसमेंट है ना, जो आप फॉर द सेक ऑफ फ्यूचर जो आगे जाके तेरी जॉब स्विच होगी, वो दिल्ली जैसी कोई मतलब है नहीं, एक्सपोजर नहीं मिलेगा दिल्ली जैसा ऑब्वियसली। तो वो बोली कि हम यही, मैं घर पे नहीं रहूँगी, मुझे घर नहीं रहना, क्योंकि होता ही है लड़कियों को कि भाई पहले 12th करी, फिर डिग्री करी घर रह के, सेम सिटी की डिग्री थी। तो सर वो वापस आई, उन्होंने अमृतसर की ना लॉरेंस रोड पे कुछ टाउनशिप बनी थी, वहाँ फ्लैट, वो लड़कियों के उनमें से एक लड़की को बोली कि तू मेरी रूममेट बन जा। वो 3 जैसे इकट्ठी रहती थी, तो एक लड़की को उनमें से ले आई और उन्होंने फ्लैट ले लिया। फ्लैट क्या, इंडिपेंडेंट कोठी थी, एक रूम नीचे था, एक ऊपर था रूम, जैसे सेमी कंस्ट्रक्टेड होती है लॉन में, एक रूम बना हुआ है ऊपर नीचे, बाकी सारा लॉन है, गार्डन एरिया टाइप। हाँ गार्डन, बार गार्डन बना हुआ। अच्छा, तो अब पेरेंट्स को सबसे पहला तो ये हो गया थ्रिल कि भाई घर वालों को बताया नहीं हुआ, उसी शहर में, शहर से दूर थोड़ी 7-8 किलोमीटर दूर गांव था उसके। फादर उसके आते नहीं है, फादर उसके एयरफोर्स में है, मदर बाहर नहीं निकलती घर से, तो कोई चांस ही नहीं है घर वाले देख लेंगे या कुछ है, कज़न वज़न कोई है ही नहीं, सीन ही नहीं है। तो पहले तो वो बोली कि जम के हमने पार्टी, हाउस पार्टी, और जम के नशे पे खींच के, मतलब जो भी आया इतना फ़न किया उन्होंने। और घर वालों को जैसे ही फ़ोन आता कि ठीक चल रही है जॉब भाई दिल्ली में, ठीक है, तो जिस बंदे की वो मतलब वो घर था ना भाई, वो बंदा ऑस्ट्रेलिया रहता था अपने बच्चों के पास, एंड वो हस्बैंड वाइफ पहले रहते थे यहीं पे। वैसे भी वो एक साल के एंड में 3-4 महीने ऑस्ट्रेलिया ही रहते थे दोनों, हस्बैंड वाइफ की डेथ हो गई थी उनकी। तो हस्बैंड उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से वापस ही नहीं आए थे कि भाई मेरे को क्या करना, बच्चों ने आने नहीं दिया और कोठी खाली। अब वो वाइफ की डेथ के बाद ना ऑल ऑफ अ सडन वो मतलब हुआ हड़बड़ी में, जैसे अंकल को भी मूड स्विंग्स आने लग गए, अकेले में टेंशन होगी, बच्चा ना जल्दी में ले गया बाप को बाहर। मैं बात कर रहा हूँ हाउस ऑनर की। तो भाई ऊपर वाला जो एक रूम था उन्होंने अपने पास रखा था, कि बाकी का मतलब ऊपर 2 रूम्स थे जैसे बने हुए छत पे, एक रूम तो उनको दे दिया लड़कियों को, एक रूम नीचे था। तो लड़कियां मतलब होता है कि सोने के लिए उन्होंने बोला अलग, हमारा रूम अलग ही रखेंगे हम, बाकी सारा दिन बेशक इकट्ठे रहना हो। तो एक रूम बंद था, उसमें लॉक लगा रहता था। तो भाई दोनों लड़कियां रहने लगी वहाँ पे। तो वो बोली कि मैं जैसे वहाँ शुरू करा ना, मेरे को अजीब सी सैडनेस होती थी वहाँ। तो एक तो सबसे पहले क्या हुआ, सिम्टम आए कि उसका घर वालों से कनेक्ट बिल्कुल ही टूट गया, अवॉइड करने लगी घर वालों के कॉल्स। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे ये होती है ट्रिगर के, माँ बाप से अगर हम किसी भी तरह का गैप रखते हैं ना, सबसे पहला ऑरा में डेंट ये आता है हमारे, सच में आता है। क्योंकि माँ बाप की जो दुआएं होती है ना, एक तो माँ बाप को आइडिया रहे ना कि हम क्या कर रहे हैं, तो देखना उस चीज़ में हम तरक्की भी करेंगे, सब कुछ होगा, ये आजमा के देखना ये बातें। अगर माँ बाप को अंदेशा हो कि साला बेशक स्मगलिंग ही कर रहा हो, बट पता हो ना उनको, तो स्मगलिंग भी ठीक चलेगी। हमें ये भी होगा कि सच्ची बात है, हमें ये भी होगा कि भाई कल पता तो है घर वालों को, कहीं पकड़ा धरा गया साला छुड़वा तो लेंगे। ये थोड़ा घर वालों को पता दिल्ली है, यहाँ साला अमृतसर कांड हो गया, घर वाले पहले तो इसको पकड़ के पहले लेंगे, तू कर क्या रहा है यहाँ पे, सच क्यों नहीं बताया। हाँ, तो और आप ऐसे ही बंदे का गलत चलता है ऐसे। सच में ये डेंट होता है बहुत बड़ा, झूठ। और माँ बाप की अगर आप कहने में नहीं होना तो वैसे ही दिक्कत होती है बंदे को। तो उसके बाद ना ये कह रही है कि मैंने ऑल ऑफ अ सडन घर वालों का फ़ोन ही उठाना बंद कर दिया भाई।
फिर क्या हुआ, फाइनली वो लड़की जो ऊपर रहने आई थी वो डिच कर गई, मतलब कि मेरा नहीं बन रहा यहाँ पे रहने का। अब भाई उसने लड़की को फ़ोन करा कि तू ऐसे, वो आई एक दिन ऑफिस से और बोली कि वो सामान उठा के चली गई, ऑल्टरनेट शिफ्ट थी। वो बोली सामान क्यों उठा लिया, कहती मैं नहीं रहूँगी वहाँ पे। कहती तू क्यों नहीं रहेगी भाई वहाँ पे, तेरे चक्करों में मैंने ले लिया ऊपर का भी सारा पोर्शन, ये वो। कहती नहीं मुझे डर लगता है वहाँ पे। डर डर किस चीज़ का लगता है। वो लड़की ने बताया, कहती मैं रात को ना 1-2 बजे मेरे को ऊपर के रूम में ना बिल्कुल सारी छत लगती है और सामने वो रूम है जो बंद रखा हुआ है। तो सर बंद रूम के बाहर ताला लगा हुआ है और बंद रूम के अंदर से नॉक आ रहा है दरवाजे पे, रात को 2-2:30 बजे। और लड़की को जैसे आवाज़ आई कि ठक ठक हो रही है, बट मेरे दरवाजे पे नहीं हो रही। वो उठ के बाहर आई, दरवाज़ा खोला ना उसने, तो उसने जैसे नज़र मारी, सामने वाले दरवाजे के अंदर से ठक ठक हो रही है भाई, और बंद रूम के अंदर से। तो वो फ्रीक्ड आउट हो गई। वो बोली, उसने इतनी बात बताई उसको कि मेरे को डर लगता है, मेरे को वहम आता है। अभी तक ना सिर्फ उसी लड़की को पता था कि ऊपर में क्या है क्या नहीं, सीन मतलब वो क्या डर किस चीज़ के साथ एसोसिएटेड है ये किसी को नहीं पता था। तो वो बोली कि नहीं ये अजीब बहाना है यार तुम। उसके बाद ना वो अकेली हुई तो और ज़्यादा डरने लगी वो। अब भाई एक दिन वो बैठी थी नीचे जो एरिया जो क्या लिविंग एरिया में टीवी देख रही थी और वो बोली मैं नूडल्स बना के आई हूँ, नूडल्स रखे हुए हैं, मेरे पास वो फ़ोटो है मैं शेयर कर दूँगा। भाई नूडल्स से जो ताज़े गरम गरम बने हुए नूडल्स से जो धुआं उठ रहा है ना, और धुएं में इतनी हॉरिबल फोटोज शेप्स बन रही हैं ना, इतनी डरावनी शेप्स बनने लगी उसको। तब पहले लगा कि नहीं ऐसा कुछ, दूसरी तीसरी बार उसने नोटिस किया प्रॉपर फेस बना हुआ, तो वो डर गई, सहम गई। उसके बाद ना वो बोली एक ऑफिस में मेरे साथ एक लड़की होती थी और उसको ऑफिस में कोई बुलाता नहीं था, और पता चला रात को वहाँ पीजी से उसको निकाल दिया, और कहती वो मेरे ऑल ऑफ ए सडन मेरे रूम घर पे आ गई। एक और लड़की आगे सामान लेके आ गई कि मेरे को रहने के लिए दे दे घर। तो वो बोली कि ऊपर है रूम खाली तू रह ले। कहती वो लड़की थोड़ी अलग तरह की थी। जैसे ही वो रहने आई ना, कहती और ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो गई, शुरू मतलब और हरकतें शुरू हो गई। तो पता चला भाई साहब वो लड़की के ना फ्रेंड्स आए हुए थे ऊपर वाली के, ऑल्टरनेट शिफ्ट थी, तो फ्रेंड आए हुए थे वापसी पे। फ्रेंड ने क्या किया, ताला तोड़ लिया कमरे का ऊपर भाई, जिस कमरे के अंदर से नॉक हो रहा था। अब ताला तोड़ लिया तो वो तो रह के चले गए फ्रेंड्स। उसके बाद ना ये बोली कि मेरे 2-3 बार ना मेरे फ्रेंड्स आए, उनमें से एक फ्रेंड है वो बहुत ज़्यादा इनटू गॉड, बहुत ज़्यादा। वो बोल रहा है कि भाई ये घर गलत है तेरा, या तू जल्दी से जल्दी शिफ्ट कर ले। वो कहती, उसने फ्रेंड को बोला कि मेरे को बता के ना, नहीं ये बहुत गलत है, यहाँ पे बहुत दबाव पड़ रहा है, इस घर में प्रॉब्लम है कोई ना कोई। और वो फ्रेंड की वर्डिंग ये थी, कहती ऊपर से ना कोई आवाज़ लगा रहा है मेरे को, ऊपर छत से आवाज़ आती थी। आवाज़ क्या आती थी, निक नेम कोई बोलता था, जैसे कुछ चिंटू मिंटू कुछ भी बोलता होगा, मैं वो नाम नहीं लूँगा। और किसी आंटी की कॉन्टीन्यूस ना दोपहर को आवाज़ आती थी भाई 3 बार, उस मतलब अंदर लॉबी एरिया में। काम वाली से उसने पूछा कि आंटी ऐसे ऐसे करके यहाँ पे दिक्कत है। कहती दिक्कत नहीं, अब तुम गलत किया, वो तेरी सहेली ने कहती ऊपर का रूम खोल दिया है और आंटी के कपड़े पड़े हुए थे, जिन आंटी की वो डेथ हुई थी ना, उसके कपड़े पड़े हुए थे वहाँ पे। वो कपड़े छेड़े होंगे उन्होंने, उसने लड़की ने। तो वो बिल्कुल सहम गई। वो बोली, उसके बाद ना वो लड़की को बोली कि तूने ऐसे ऐसे करके भाई अलमारी क्यों छेड़ी आंटी की। काम वाली कह रही है, काम वाली ने बता दिया कि उस लड़की ने, मैं उस रूम की सफाई करने गई थी ना, तो आंटी के कपड़े बिखरे हुए थे भाई। उसने भगवान जाने क्या कुछ उठाने के लिए हाथ मारा हो, पता नहीं क्या ही फैंटेसाइज हुई, कपड़े पहन के देख रही हो या व्हाटएवर, ये नहीं पता था। बोले कि कपड़ों के साथ छेड़खानी हुई है आंटी के सामान के साथ। और काम वाली बोल रही, कहती उस कमरे में आज तक मैंने सफाई नहीं करी, और ये बोल रही थी कि आंटी इस कमरे की ना सफाई करके ताला लगा देना, क्योंकि उसके फ्रेंड्स आके रुके थे रात को कि ताला लगा दूंगी, किसी को शक नहीं होगा। पर इतने में शक क्या होना था, तो वो तो आंटी निकल गई आ गई वहाँ से बाहर कमरे में से। तो इन दोनों की हुई भाई लड़ाई उस रात कि तूने वो रूम खोला कैसे। तो वो ना उसका हाथ पकड़ के उसको ले आई बाहर निकल कि तू यहाँ ना तो रेंट दे रही है यहाँ पे, और भाई एक्सेस तू सारे घर का, और फ्रेंड भी आ रहे तेरे, और तू कमरे भी खोल रही है। तो ना वो लड़की कहती मैं ऊपर से उसको पकड़ के, हाथ पकड़ के नीचे ला रही थी सीढ़ियों में, और वो ठीक ठाक मतलब हैवी बिल्ड लड़की है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, और वो जो ऊपर वाली लड़की थी वो हल्की सी है। जैसे हम किसी को लेके आ रहे हैं ठीक, और एकदम से फोर्स लगाना शुरू कर दिया उसने लड़की ने। तो वो पीछे देख रही है, कहती नीचे आ जा। हाँ वो बोली नीचे आ जा। कहती मैं क्या कर रही हूँ, कहती नीचे आ जा। कहती मेरा पूरा जोर लगा हुआ है छक्के,
और वो नीचे नहीं आ रही लड़की, पिछले वो बीच में, मतलब उसको ऐसे कहती मेरे को पीछे कोई खींच रहा है, वो लड़की एकदम से चीखना शुरू होगी भाई। बीच वाली। हाँ, एकदम से बीच वाली लड़की कहती मुझे पीछे कोई खींच रहा है। वो बोली भाई ड्रामे ना कर, एकदम नीचे आ जा। नहीं कहती मेरे को खींच रहा है। अब इसने ना ये सिर्फ कंफर्मेशन लेने के लिए कि इसको खींच रहा है, इसने ना ढीला छोड़ा इसको, लड़की को। भाई जैसे ही हाथ छोड़ा ना, वो लड़की सीधा ऊपर घिसटती गई सीढ़ियों में, सीधा ही ऊपर की तरफ, सीधा ऊपर की तरफ भाई। ड्रैग होती हुई बंदा सीढ़ियों से नीचे आता है, वो ऊपर की तरफ मतलब गई लड़की, और वो चीखे मार रही है, कहती बचा ले बचा ले बचा ले मेरे को। अब हुआ क्या, उसके बाद वो नीचे आ गई, इसने अपने फ्रेंड को फ़ोन कर दिया किसी को कि ऐसे ऐसे करके दिक्कत हो गई है मेरे को, कि मेरे को इस लड़की को बाहर निकालना है और मेरे को नहीं पता क्या ड्रामा हो रहा है। वो लड़की ऊपर की तरफ गई है कहती सीढ़ियों में। वो फ्रेंड भी नहीं माना ये बात। तो उसने बोला कि तो सुबह ना ठीक अभी मत करो ऐसे लड़ाई, वो भी लड़की है, रात को रूम से बाहर निकालेगी तो उसको कहाँ रूम लेगी, तो सुबह बात कर लेंगे इसको ऑफिस में। तो भाई जैसे ही वो सुबह सुबह उठी, वो बोली मैं नहाने गई हूँ, ऑफिस जाना था, नहाने के लिए गई हूँ। और मेरे को जैसे ही मैं नहाने गई ना, वो जाल था भाई पीछे वॉशरूम में, और जाल के ऊपर वाला अभी फ्लोर है, वो जाल समझ रहे हो ना जैसे जाल लगा होता है, तो जाल में उसको आवाज़ आई है कि ऊपर वॉशरूम में ना 2 लोग हैं बात कर रहे हैं भाई दोपहर को। और क्या बात कर रहे हैं? कोई मतलब विस्पर हो रहा है, कुछ फुसफुसा रहे हैं 2 लोग। तो एकदम से उसने, और बाथरूम में कोई है नहीं अभी? कोई नहीं है बाथरूम में। वो चीखी एकदम से, वो चीखे ना, वो बोली मैं बिना कपड़ों के ही डर के एकदम से बाहर, और ठीक ठाक आवाज़ आ रही है एकदम से। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो एक बंदा रहता है ऊपर, और वो भी लेट उठती है क्योंकि ऑल्टरनेट शिफ्ट है उसकी, शाम को शिफ्ट होती है लड़की की। तो एकदम से 2 लोगों की आवाज़ आ रही है ऊपर। वो चीखे एकदम से बोली मैं बिना कपड़ों की बाहर आई। जैसे ही मैं बाहर आई ना, तो करीब बाहर लिविंग एरिया में वो लड़की बैठी ऊपर वाली उसी, हाँ एट द सेम टाइम वो बाहर बैठी लड़की, वो बोली। और आवाज़ उसको औरत की आ रही थी? उसको उसके अलावा 2 लोगों की आवाज़ आ रही है भाई, जैसे 2 लोग बात कर रहे हैं। और वो लड़की, उसको ये भी हो गया चल लड़की है, चलो दूसरी कुछ एंटिटी होगी या व्हाटएवर, बट वो लड़की भी लिविंग एरिया में बैठी, अपना बैग वूग पैक करके बैठी भाई। अच्छा, निकलने को? हाँ, कि रात की लड़ाई थी ये वो। और उसने बोला, और वो बोली कि उस टाइम पे मेरे को ये हो गया था कि ये ना जाए लड़की यहाँ से, कि मैं थोड़ी उस चीज़ को लेकर ये हो रही थी कि भाई तू ना जा। तो वो लड़की बोली कि भाई मैंने ठीक बेइज्जती करवा ली, अब मैं नहीं रुकूंगी यहाँ पे, कि मैं जा रही हूँ। तो वो बोली कि ठीक है तू चली जा, और अंदर से वो कह नहीं पाई उसको कि मत जा। उसने ये नहीं बताया रात को जब वो घिसटती हुई ऊपर गई तो क्या हुआ क्या नहीं वो हुआ? लड़की बिल्कुल फ्रीक्ड आउट थी भाई, जो नीचे आई सामान लेके ना। एक तो होता बंदा भाई फ्री में रहने को मिल रहा है, फिर भी वो कह रही है कि मेरे को रुकना नहीं है 1 मिनट भी यहाँ भी। ऑब्वियसली वो डर गई खुद उसको, मतलब या तो आप ये मानो कि उनकी जो कन्वर्सेशन उस टाइम हुई ना, तो लाइक उनमें ये भी तो गैप था ना, एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते थे वो वैसे भी वो, क्योंकि वो लड़की को ऑफिस में कोई बुलाता नहीं था जो उसके घर आ गई थी बैग लेके। तो वो बोली कि रुक जा 1-2 दिन, कोई नहीं तू जितना टाइम ढूंढना ढूंढ ले। कहती नहीं मेरे को नहीं ढूंढना, मेरे को रहना चाहिए चाहे सड़क पे, कहती मैं नहीं रुकूंगी यहाँ। और वो जैसे ही गई ना, वो लड़की निकली, अब वो तो देखो उस जोन से आउट हो गई। और उसने वैसे कुछ नहीं बताया कि कुछ नहीं। खींचने के अलावा और कुछ भी हुआ था उसके साथ? उसने बोला कि तेरे को क्या हुआ था, कहती मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो तेरे साथ पूरी। वो बोली कि जब मैं तेरे को घिसट के नीचे लेके आ रही थी तो तेरे को क्या हुआ था, कहती मुझे कुछ नहीं याद, कहती मैं तो नीचे आ रही थी तेरे साथ। ऐसा होता भी है, अगर किसी पे एक बार पोजेशन भी हुआ हो ना इस चीज़, याद नहीं रहता? याद रहता ही नहीं है कुछ भाई। उसे ये भी नहीं याद कि वो उसको किसी ने खींचा है? नहीं कुछ याद ही नहीं। कुछ भी नहीं याद। भाई बंदे लेविटेट करने लग जाते हैं, सड़क ऊपर उठ जाते हैं, कुछ भी उल्टी पुल्टी हरकतें करते हैं, उनको क्या याद होता है। तो वो लड़की को बोली उसको कि तू रुक जा, वो नहीं रुकी किसी हाल में भाई। तो वो बाहर सी ऑफ करके ना उसको अंदर आ गई। जैसे ही अंदर आई ना, जैसे ही उसने गेट खोला, चमाट उसके, जैसे ही गेट खोला भाई उसको खींच के चमाट उसके, हाँ, और गेट बंद हो गया भाई। और घर में घुपन दे रहा है। वो फोटोज में दिखाऊंगा ना, वो देखोगे ना, ऑल टाइम वहाँ पे जितनी मर्जी ट्यूबलाइट जला लो, वो अंधेरा रहता है वहाँ उस घर में, अंधेरा रहता है उस घर में, बिल्कुल अंधेरा, जितनी मर्जी लाइट जला लो। ऐसा इस तरीके का घर घिरा हुआ सब बनते हैं ना, कुछ घर ऐसे होते हैं। तो बोली जैसे ही मैं अंदर आई हूँ ना, मेरे को ऐसा होगा कि उसके बाद ना ऐसा लगा कि सीढ़ियों में कोई चीज़, मतलब ऐसा हुआ, एक बार लगा उसको थप्पड़ मारा तो सीढ़ियों में कोई चढ़ के ऊपर चला गया, प्रॉपर दिख रहा है उसे? हाँ। और उसके बाद उसने सोचा कि मैं अपने पेरेंट्स को बता देती हूँ कि ये मसला बढ़ गया है। उसने कमरे वमरे को चेक नहीं किया जाके, या ताला वाला? वो ऊपर नहीं चढ़ी, वो लड़की ऊपर नहीं चढ़ी भाई। पड़ोसी भी उसको कुछ कहना चाह रहे थे लड़की को। वो कह रही जब हम बाहर, मैं कहती थोड़ा अवॉइड करती हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स सेम सिटी के हैं, तो मैं बाहर बात नहीं करना चाह रही थी उससे, लड़की से, दूसरी वाली से। बट पड़ोसी उसको बुलाना चाह रहे थे उस दिन से ही,
भाई पड़ोस का बंदा उनका बोल रहा है कि भाई रात को छत पे लगातार 2-2.5 घंटे ना, जो टेरेस होता है ना, टेरेस पे एक लेडी रोज 2-2.5 घंटे टेरेस पे लेडी खड़ी रहती है एक, और ओल्ड एज लेडी भाई 45 से 50 साल की, और पड़ोसी नया आया, उसको भी आइडिया नहीं था कि वो, अदरवाइज तो जानते हैं पड़ोसी एक दूसरे को। वो बोला भाई तो उसको पूछा कि वो आंटी है, पड़ोसी से बात हुई, कहती मेरी कि आंटी तूने देखी हुई है? कहना हम तो खुद नए आए हैं, बट भाई 50 साल की एक लेडी है और बाल बहुत लंबे हैं, नंगे, कहना नंगे पाँव, मैंने ये भी देखा, कहना एकदम छत पे चढ़ के ना, मतलब प्रॉपर जैसे नीचे गली में देखा, छत पे चढ़ के आगे देख रहे वो वही खड़ी है सामने ही, बड़े बड़े पाँव हैं नंगे, और बाल ऐसे खुले हुए, आंखें ऐसी जैसे बहुत ज़्यादा रोके, मतलब आई, और डार्क पूरी काले रंग की, और पैर सीधे, ऐसा नहीं कि उल्टे? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, उल्टे उल्टे नहीं। उनको जो बंदे ने बताया तो वो लड़की और ज़्यादा डर गई, तो वो काम वाली ने बोला उसको, कहती तू ना किसी को ऐसे, वो कह रही मैं रूम छोड़ूंगी, तो काम वाली कह रही है कि तू ऐसे मत छोड़ रूम, कि तू अगर तू इस वहम में हो ना कि रूम छोड़ने से तेरा हल हो जाएगा, तो हल नहीं होगा, तो थोड़ा बहुत सोच के किसी से इलाज करवा के अपना, कि यहाँ का कुछ, यहाँ अंकल को बता। तो उन्होंने ना, उसने लड़की ने अंकल को फ़ोन करा, जो बंदा जिसका घर था। हाँ, तो अंकल से बात हुई, वो बोला कि बेटा मैं आऊँगा, उस 10-12 दिन बाद के आने की बात कर रहा था, कि आप ना थोड़ा अभी रुक जाओ वहीं पे। कहती मैं उस तरीके से उतनी सिवेरिटी में उसको कन्विंस नहीं कर सकी, मतलब उसने एक एज एन ऑर्डर बोल दी ये बात कि अभी 10-12 दिन तो रुक जा वहाँ पे तू। पर वो बोली कि भैया 10-12 दिन जो मेरे साथ हुआ ना भाई, उसके बाद वो आंटी का प्रेत था उस घर में भाई। और वो बोली कि रात को ना मैं उसी एरिया में, जो लिविंग एरिया ना, कहती बहुत देर तक वहीं रहती थी, क्योंकि मेरे रूम में उससे भी ज़्यादा डार्कनेस होती थी, तो मैं ना वहाँ पे काउच था एक, वहाँ बैठी रहती थी डर के मारे, और टीवी चलता था पूरी रात टीवी चल रहा है? बिल्कुल पूरी रात टीवी चल रहा है, और टीवी के सामने अगर सो गई ना, अगर जैसे बंदा टेढ़ा हो जाता टीवी देखता देखता, मतलब इंटेंशन से नहीं सो रहा मैं, बट बिल्कुल हेल्पलेस हो गया, जैसे बंदा लुढ़क गया, हाँ। इतनी नींद नैप ले ली, बस ले ली भाई। घर आती है ना, अपने फ्रेंड्स की मिन्नतें करती है कि मेरे साथ कोई चलो, कोई आ नहीं रहा, उसकी बातें सुन के, नहीं भाई हम नहीं जा रहे। तो तब तक क्लाइमैक्स आया नहीं था। अब टीवी सामने ऐसे टीवी चल रहा है, इस तरफ पीछे तरफ सीढ़ियाँ हैं भाई, वो आज सिंगल जैसे अंदर ही घर की सीढ़ियाँ घूमती है ना, तो भाई टीवी चल रहा था, टीवी पे ना परछाई आई भाई पीछे, मतलब सीढ़ियाँ दिखती हैं टीवी से, चलते टीवी के बीच में क्या बोली कि मेरे को ऐसे दिखा कोई नीचे उतर के आ रहा है पीछे सीढ़ियों से भाई, बंद, बाहर से घर बंद है, अंदर रिफ्लेक्शन दिख रही है। हाँ प्रॉपर ऐसे कि कोई पीछे आ रहा है सीढ़ियों में, और आधी सीढ़ियों तक आ गई भाई वो आधी सीढ़ियों तक आ गई, इसकी हिम्मत नहीं हुई पीछे देखने की, लड़की बोली मेरी, और उसके बाद आवाज़ मारी उसने, वही मैं बता रहा था मिंटू, ऐसे प्यारे तरीके से, मतलब कहती बिल्कुल प्रॉपर, मेरे को आवाज़ सुनी, और बड़ी देर तक कहती मैं कांपने लग गई, ऐसे कांप रही हूँ, कहती मैं टीवी में ही देख रही हूँ। थोड़ी देर बाद ऊपर चढ़ गई वो, उसके बाद कहती मैं वहीं बैठी रही, फिर मैंने पुलिस वाले को फ़ोन किया कहती, और वहाँ पे आसपास ही पुलिस चौकी है कहती, और पुलिस वाला इतना सारा पुलिस वाला आगे और टांका भेड़ रहा है, वो बोल रही है कि कहती सर यहाँ पे मैं अकेली हूँ, ऐसे सो एंड सो, जो बात पुलिस वाला बोला मैं आके सो जाता हूँ वहाँ पे। वो अपनी ताल लगा रहा। वो अपना सिलेबस सेट करने को देखो बंदा यार। वो बोली मेरे को भूत से कम डर लग रहा, बाद में पुलिस वाले की बातें सुन रही हूँ मैं, कहता है ऐसा, मतलब वो अपना ही रसीला आदमी साला, वो कह रहा है कि मैडम आप बताओ मैं आ जाता हूँ, कहती मैंने कहा भाई मैं मर जाऊंगी, भूत ही ठीक है तेरे से तो। वो बोली पुलिस भी ऐसी उसको मतलब हेल्प सी कर रही थी, उसने अपने फ्रेंड्स को फ़ोन किया, फिर फ्रेंड्स भी बोले यार इतनी और टाइमिंग में कि तू सो जा ना, तू क्यों टीवी देख। कहती उस टाइम पे मैं कांच तोड़ के, गिलास कांच के उनके ऊपर नाचने लग जाती थी, बोली हंसती थी रोती थी, हाँ, और बिल्कुल थॉट्स उसके हिंडर हो गए थे, बिल्कुल पॉजेस हो जाती थी वो। हाँ, आई विल शो यू द मैसेजेस। और वो मीनवाइल उसको बीच बीच में जो धक्के आ रहे थे ना वो पोजेशन के, क्योंकि जब आपका आई कांटेक्ट हो जाता है ना इन चीज़ों से, तो समझ लो आपके ऑरा में बहुत बुरी तरह इंटरवीन करती तो थी। जैसे कांच के ऊपर नाचती भी थी तो घाव उसके रहते थे बाद तक या हट जाते थे? घाव तो रहेंगे ना, फिजिकल इंजरीज जो है वो रहेंगी, मैंने दिखाई भी है भाई को अभी इमेजेस। और उसके बाद ना, हाँ वो जो आप दिखा रहे थे वो देखिए, हाँ भाई साहब ब्रूजेस देखोगे ना, ऐसे गंदे ब्रूजेस उसको आए सारे शरीर पे, और उसको मज़ा आ रहा है, और बाल कटवा दिए उसने बाद में लड़की ने। वो 12 दिनों की स्टोरी है ये, मतलब वो बोली कि मैं बिल्कुल ही बाल कटिंग करवा दी उसने, बॉय कट। हाँ, ऑफिस जाती थी वो? नहीं ऑफिस नहीं गई उसके बाद वो। और आंटी जैसे एक बार पहले इंसिडेंट हुआ, उसके बाद फिर हुआ, उससे भी ज़्यादा नीचे तक आ गई वो
वो पर्टिकुलर इमेज जो थी आंटी ना, वो बैठी है, कहती मैं टीवी भी नहीं देख रही थी, टीवी में सिर्फ बंद टीवी पड़ा हुआ था, और बंद टीवी में मेरे को पता चला कि पीछे और नीचे तक आ गई, और नीचे तक जब आई ना बोली तब मेरे को चिल्स आने लगे, मतलब बिल्कुल ही होता ना, पर फिर भी कहती मेरे को इतना हो गया था कि कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हो जाता, ये पता कब होता है, जब बंदा खुद पोजेशन हो जाए बंदे को, ऐसी सोच आती है, एक्सेप्टेंस होती है कि डरना, एक तो पीक लिमिट तक डरता है ना आदमी, उसके बाद ऐसा होता है कि भाई फिर याद नहीं होता कुछ भी, और बंदे को जिसको पोजेशन होता है उसको तो वैसे ही कुछ नहीं, अपने आप पे तो कुछ पता ही नहीं होता है, एक पीक लिमिट का, और उसके बाद डर भी लगना बंद हो जाता है भाई। उस लड़की में पोजेशन था बहुत गंदे वाला। पर वो जैसे बाहर भी दिख रही है, टीवी की रिफ्लेक्शन दिख रही है, और उसके अंदर ऐसा थोड़ी होता है कि सेम टाइम पे कि पोजेस्ड भी और दिख भी रही है। नहीं नहीं, जब ये पीक लिमिट है वो आई, उसको दिखी, उसके बाद वो फ्लैश खत्म हो गया, उसके बाद याद ही नहीं है कुछ। अच्छा, जैसे कोई सामने, अब देखो ये क्या होता है ना, अब कोई आपको चीज दिख रही है, पोजेशन में तो खुद वैसे चीज की तरह रिएक्ट करना है ना, ये बात अलग है। जब तक वो दिख रही है उसको और उसके बाद वो बेहोश हो जा रही है, ये बता रहा हूँ मैं, उसके बाद बिल्कुल ही मतलब ऑल ऑफ अ सडन चीज दिखी, पीक लिमिट तक डर गई, उसके बाद 2 ढाई 3 घंटे के बाद एकदम से फिर उसको झटका आ रहा है कि यार क्या हो रहा है मेरे साथ। तो बस बेहोश होती है, कुछ और हरकत भी करती है? कुछ नहीं हरकत, वो बोली कि मैं नहाती थी ना, जब मैं नहाती थी तो मैं देखती थी मेरा शरीर सारा जख्मों से भरा हुआ, सारा, वो मैं दिखाऊंगा आपको फोटोज, और उसके साथ नहाने के टाइम पे उसको ऐसा लगता था कोई बिल्कुल शॉवर के पास, बिल्कुल पास खड़ा उसके। भाई दिखाओ ना एक बार, फोटोज दिखाओ इनको एक बार। हाँ देखो तुम भी, वो बोली मैं, प्रॉपर दिख रहा है। हाँ हाँ बहुत ही नेक्स्ट लेवल टॉर्चर है भाई ये तो, जो मतलब जो इन्होंने जो पिक्चर्स में जो दिख रहा है अलग ही है भाई। अब पहले तो ये जो तो मैं, क्या शैडो दिख रही है, आदमी दिख रहा है? पहले तो जो मैं आपको नूडल्स वाली बता रहा हूँ ना noodles वाली भाई, भाई साहब वो रूम की डार्कनेस देखना आप उसके पीछे। और भाई ये भी अपने आप में पेचीदा बात है कि लाइट ऑन है फिर भी अंधेरा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ब्रदर, ये देखो सर, ये आप बाद में बिल्कुल लगा देना उस पे, तो नूडल में शेप बन रही है प्रॉपर धुएं पे। ये ऊपर मुंह देख रहे हो बना हुआ, और ये दिन की फोटो है, दिन की ये तो पैनी सी नाक है। ये पीछे सीढ़ियां देख रहे हो, ये सीढ़ियों में ना बकरे की फोटो लगी हुई है एक, अच्छा इल्यूमिनाटी वाला जैसे बकरा होता है ना उस तरीके के। और वो बोली मेरे को इस जगह पे जाके ना माइनस टेम्परेचर फील होता था, माइनस टेम्परेचर, डेड कोल्ड। हाँ सीढ़ी के पास, वही जिस सीढ़ी पे वो आंटी आके खड़ी होती थी रात को। और दिखाता हूँ मैं, दिखाना नूडल्स वाली एक बार। हाँ जी हाँ जी, भाई वो दिखाओ शावर वाली। हाँ हाँ वो दिखा रहा हूँ। वो बोली कि मैं नहा रही होती थी ना, मेरे को ऐसा लगता था कि पास में आके खड़ा हो गया कोई, बिल्कुल। और जब वो दूर जाता था ना तो उसको ऐसा लगता था रोन, एक्सट्रीम सैडनेस की, वो दूर क्यों जा रही है इसमें भाई। चेहरा कैसे बन रहा है, कौन कहाँ पे? देखो अच्छा ये चेहरा है ये, ओ अच्छा। और दिखाता हूँ मैं, अजीब सा तो बन रहा है स्ट्रक्चर, वैसे धुएं से कहाँ बनता है? अभी दिखाता हूँ, अभी सही में ऐसा नहीं बनता भाई। ये देखो, अब जो भी साइकिक मीडियम्स होंगे ना उनको पता चलेगा, शायद आप ना फिगर आउट कर पाओ। ये भी दिन की फोटो है, ये दिन की फोटो है, पीछे सीढ़ियाँ हैं, पर लाइटें इतनी नहीं जल रही, अंधेरा ही अंधेरा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये पीछे जो सीढ़ियाँ हैं ना, हाँ हाँ, ये एरिया बहुत इन्फेक्टेड है, ये बहुत इन्फेक्टेड एरिया इससे ऊपर ऊपर जहाँ है। ये इमेज आप दिखाओगे ना बड़े भाई तो आपको रिवर्ट आएंगे, इस इमेज के डेफिनेटली आएंगे। भाई जितने साइकिक मीडियम ये देख रहे हैं, यहाँ पे स्क्रीन पे फोटो आ रही है, आप देख के एग्जामिन करो जरा। बहुत कमेंट भी भयंकर। कर देना। हाँ भाई तो लग रहा है थोड़ा डिम लाइट जहाँ होती है। हाँ, और अपने घर वालों को वो बोल रही है मैं गुरु द्वारा बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है, और भाई साहब जा नहीं पा रही। ये वाला जो स्टेयर्स है, ये स्टेयर केस है ना, मैं हमेशा बताता हूँ ना स्टेयर केस में, पहले एपिसोड में बताया था ना मैंने पॉडकास्ट में, हाँ कि ये हमेशा ये चीज़ें रहती हैं स्टेयर केस में, तो स्टेयर केस में ही थी। ये बता रही है मेरे को यहाँ पे एक बड़ी अजीब सी पेंटिंग है। फाइनल वो जो जब वो शावर ले रही थी ना, ब्रूजेस दिखाओ भाई। श्योर, और इसमें से ना कुछ मैं आपको इमेजेस आपको तो सारी दिखा देता हूँ, बट कुछ इमेजेस वो आप देख लो। एक मिनट यार, ऐसा कैसे हो सकता बिल्कुल हो सकता है। है? मैगी के धुएं में शेप। मैगी, अरे वो तो मैसेजेस देने हैं, कैसे भी देती हैं वो चीज़ें, वो मीडियम वो मैसेजेस देंगे, वो कभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लिकर करेगी, कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा। सर ये ना जो सारी इमेजेस है ना, वो ऐसे मतलब सजेस्ट नहीं कर रही थी कि सारी इमेजेस कुछ लगा देना, वो कुछ कुछ इसमें से जो स्पेसिफिकली वो मैं आपको बता दूंगा, आगे कर लेना इसको ऐसे। हाँ ये तो भाई बिल्कुल ऐसे है जैसे बाइक से गिर Proper, जाए बंदा, proper। इतनी तगड़ी खरोचे। सर पे भी लगी हुई है, मैं और दिखाता हूँ आपको, ये पता कैसा हुआ है, ये हाँ 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 पर लगे उसके ही रहे कांच हाँ, के। ये वाली इमेज है ना, ये इमेज है ना, इसमें पता क्या हुआ है, वो जब तीसरी बार लास्ट दिन कह रही अंकल से बात हो गई थी 2-3 दिन
के बाद कह रहे थे मैं आना है, चलो स्टोरी पे ही कंटिन्यू करते वहीं कंटिन्यू कर रहा हूँ। हैं। 12 दिन अभी कौन से दिन पे पहुंचे हम? मतलब 3-4 दिन रह गए थे, घर छोड़ने की आस हो रही थी, तो बीच बीच में उसको ये भी होता कि मुझे जाना नहीं है यहाँ से। अच्छा एज एन आंटी होता है ना, मेरा घर है, समझ रहे हो, पोजेशन इस तरीके का भी उस पर। तो उसके दिमाग में ये एक बार भी नहीं आ रहा कि घर वालों को बता नहीं, घर वालों को बताया ही नहीं उसने, घर वालों को तब तक बताया ही नहीं उसने, क्योंकि और इतनी ज़्यादा चीज़ें डिजास्टरस मोड पे चली जाती है ना जब भाई, तो एक तो होता है कि पहले अपना झूठ एक्सपोज करना घर पे, बट उस झूठ के कारण कॉन्सिक्वेंसेस जो हो गए हैं ना, वो बड़ी अजीब बात होती है भाई, वो बताना, समझ रहे हो। तो चलो जैसा भी अगले का थॉट प्रोसेस, अगली का जो होता है, मैं बता देता उसी वक्त, पहली बार मतलब बता देता मैं तो ये भी सोच रहा हूँ घर वाले भी कैसे हैं जो अभी तक ढूंढ ही नहीं रहे लड़की। भाई ढूंढना क्या, उनको उनके उनके मतलब तो दिल्ली है, वो तो भाई फिर भी फोन नहीं उठा रही, कोई बात नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं हो रही, घर से दूर है, घर वाले दोस्तों को फोन करते हैं, किसी को एंड मैं ना प्रॉपर मैं बताऊं, मैं बिलीव करता हूँ उस पर, क्योंकि मैंने उससे बात करी ना लड़की से, तो उसकी बात एकदम से वो बोली कि मैं आपके सामने आके बैठूंगी, आप जब आसन पे बैठोगे ना आपको पता चल जाएगा। और ऐसा होता है भाई, मेरे सामने ना कोई बंदा, कोई इन्फेक्टेड बंदा या जिसके साथ कुछ भी हुआ है ना, उसके इंसिडेंट आधे मैं बता दूंगा, मेरे सामने बिठाओगे उसको, अगर उसके साथ पोजेशन हुआ है तो किस तरीके का हुआ है, कैसा हुआ है, किस तरीके के उसके थॉट्स पास्ट में हुआ है। बिल्कुल एस्ट्रल गाइड्स यही बताते हैं आप हम मेरे, आज वो बिल्कुल ठीक है, चाहे वो ठीक है। अब एक बंदे से मेरी बात हो रही है, उसकी हीलिंग करने जाना है मुझे गुड़गांव में, बहुत बहुत अच्छी फैमिली है भाई। अब मैं क्या ही बताऊँ आपको, वो बॉडी बिल्डिंग के चक्कर में जो स्टीरॉयडल इंजेक्शंस नहीं लगाते लड़के, भाई आप डर जाओगे। 2 बेस्ट फ्रेंड्स थे, दोनों ने इंजेक्शन लगाया प्री वर्कआउट का, एक टपक गया भाई। अब मैं ध्यान पे था, अब उस लड़के का मैं वो कह रहा हूँ, अगर वो इस चीज़ को अलाउ करेगा ना, तो वो मैं चाहता हूँ वो आए कमेंट करे वीडियो पे कि मैं वो बंदा, इसमें कुछ इसमें गलत नहीं है, मैंने उसकी पुष्टि करी है। फ़ोन आते ही पहली बात मैंने उसको ये बोली थी, मैं कहा भाई मनजिंदर कौन है, विकासपुरी का। कहता सर क्या बात कर रहे हो आप, वो बिल्कुल ही मतलब फटे हाल। मैं कहा भाई फलाना इंजेक्शन है विकासपुरी का, तेरे को बड़ी बड़ी क्या क्या बुलाता था बंदा। उसने तब बाद में मेरे को बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ था। वो क्या चल रहा है पता, वो उसकी परछाई उसके साथ चल रही है तब से, दोस्त की मरने के बाद से, उस दोस्त के साथ। हाँ बिल्कुल साथ चल रही है उसके। और वो चाहता क्या, वो एंटिटी कुछ नहीं चाहता, कुछ नहीं चाहता, वो दोस्ती है उसकी, एक एनर्जी वो मिस करता है उसको, वो मिस करता है उसको, तो वो याद करता है उसको, ऐसे ही होता है। अब तभी तो कहते हैं हमारे घर वाले कि कोई मर जाए भाई ज़्यादा रो मत, क्योंकि एनर्जी तो वही रहती है ना, सस्टेन करती है। अगर आप रो रहे हो तो उनका मन, दिल दुखेगा, वो जाते ही नहीं है, वो स्टक हो जाते हैं, क्योंकि हमारी चॉइस होती है। ये कोई धक्के से पकड़ के थोड़ा ना कोई लाइट में दे देता है हमें मरने के बाद, हमारी चॉइस है, हमने जाना या नहीं जाना। लाइट आएगी, हर किसी के लिए आती है। फिर बाद में ये लोगों की लाइट्स ढूंढते हैं, आईसीयूज़ में, ट्रांसफार्मर में जाएंगे, या एम्बुलेंस के साथ लटक के। सबसे ज़्यादा प्रेत होते हैं एम्बुलेंस पे चढ़े हुए, 400-400 प्रेत, 500-500 प्रेत एम्बुलेंस के ऊपर बैठे हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जा रही है, इसमें से बंदा मरेगा, उसके लिए लाइट आएगी, हम भी घुस जाएंगे उसमें। सच्ची बात है ये, बिल्कुल सच्ची बात है भाई। अच्छा, ये थोड़ी कंडीशन ऐसे ही होता है। हॉस्पिटल के आईसीयूज़ में देखना, भगवान ना करे हमारा कोई रिलेटिव एडमिट होगा, आप जाके देखना, इतनी गंदी सैडनेस आएगी ना, आप बैठे होगे ना वहाँ पे, आपको ऐसा लगेगा फॉर द वाइल कि मर जाएं यार, कुछ नहीं रखा ज़िंदगी में, कि कभी भी कुछ भी बीमारी हो जाती है बंदे को। क्यों पता क्यों? क्योंकि तब सबसे ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज होती हैं आसपास। उनको ये होता है आईसीयू है, 2-2, 5-5 मिनट बाद बंदा टपक रहा है, तो लाइट आएगी, मैं भी चला जाऊँगा। तो ऐसा था सिस्टम भाई। किसी भी साइकिक मीडियम, किसी तगड़े से तगड़े बंदे से पूछ लेना ये बात, आपको बिल्कुल वैलिडेट करके बताएगा कि सबसे ज़्यादा एनर्जीज, गंदी एनर्जीज कहाँ होती हैं, नेगेटिव एनर्जीज। आईसीयूज़, ट्रांसफार्मर, वाटर बॉडीज़, चौक होते हैं, चौकों में एक्सीडेंट होते हैं सबसे ज़्यादा। कोई मरा, उसकी लाइट आई, ऐसा होता नहीं किसी की लाइट में कोई घुस जाए। तो वो लड़की ने क्या किया भाई, फाइनली उसका पीछा किया उस चीज़ का, आंटी का। वो आई, सीढ़ियों से आवाज़ मारा, ऊपर चढ़ गई और वो पीछे पीछे चली गई भाई। तो पोजेशन में गई या जानबूझ के गई? जानबूझ के नहीं, वो होश हवास में थी। अब होता ना कि आज देखती हूँ कौन डराता है मेरे को। फाइनली ऐसा स्ट्रेंथ आ गई। स्ट्रेंथ ऐसे वो मैं कह तो रहा हूँ, घर पे रूम में ही बाल काट लिए थे उसने अपने। हो नहीं जाता वैसे, सनकी सा हो जाता है बंदा, ब्रूजेज आए हुए हैं बॉडी पे और बिल्कुल रेज आया हुआ है भाई। पीछे चली गई। वो छत पे जैसे ही चढ़ी ना, छत पे एक गेट है भाई, और थोड़ा सा खुला रहता है। वो कह रही है मेरे घर की एक तो टैप्स जितनी मर्जी टाइटली बंद कर लो, अपने आप पानी आता है उनमें, जो कि बड़ा गलत साइन होता है। और एक सबसे ऊपर वाला गेट, चाहे 70 बार उसको कुंडी लगा दो भाई, वो खुल जाएगा, सीढ़ियों से जो अटैच है। बोली मैं ऊपर गई तो गेट थोड़ा सा खुला था, मैंने पूरा खोल दिया गेट। जैसे ही उसने पूरा गेट खोला ना भाई,
सामने से 7 फुट की चीज़, बिल्कुल आंटी, बिल्कुल ही आंटी, ऐसे लाइट, ऐसे बिल्कुल ऐसे आंटी की बॉडी ऐसे शेप बनी हुई, खुले बाल भाई, और बड़ी, इतनी बड़ी बड़ी आंखें, जैसा कि उसने मेरे को बताया, कहती बिल्कुल मेरे सामने आ गई, बिल्कुल ऐसे ही गेट के पीछे खड़ी थी। और एकदम से वो लड़की क्या हुआ, डरी, जब पीछे सीढ़ियाँ थी, उसने संभलते ना वो होता है सीढ़ियों को पकड़ने के लिए, सब रेलिंग पकड़ ली, रेलिंग पकड़ी ना जब उसने, तो उसको ऐसा लगा कि किसी ने भाई उसको हंटर मारा ऊपर से। उसके बाद आंटी की वो दिखनी बंद हुई ना, जैसी उसको ऊपर से किसी ने ऐसा हंटर मारा, और ऐसा लगा कि मेरा दिल ना हंटर से निकाल के बाहर खींच लिया किसी ने, कह दी मेरे को ये फील आई, और वहीं फेंट हो गई वो, बोली सीढ़ियों में। उसके बाद कहती मैंने ये चीज़ करने से पहले अपने एक फ्रेंड को फ़ोन किया था कि आज मैं नहीं, या ये नहीं, ऐसे नहीं वैसे नहीं, तो फ्रेंड ने ये बोला था कि सन की मत बन, मैं आ रहा हूँ। तो भाई वो फेंट हुई है ना जब, तो फाइनली उसकी आँख खुली है हॉस्पिटल में, बंदी की। तो फ्रेंड उसका आ गया था तब तक। तो भाई पड़ोसी क्या बोल रहे हैं, आसपास वाले क्या बोल रहे हैं कि ये लड़की पागल हो चुकी है। पहले यहाँ पे हमें कोई और चीज़ दिखती थी खड़ी हुई, आजकल ये लड़की दिखती है खड़ी हुई 2-2 घंटे 3-3 घंटे, वही लड़की भाई, उस आंटी की तरह। हाँ, वो बोली मेरे फ्रेंड के साथ इतनी गंदी मतलब कम्युनिकेशन फाइट, वर्बल फाइट हुई कि मेरा फ्रेंड मुझे बता रहा है कि पड़ोसी ये चीज़ें रिपोर्ट कर रहे हैं कि भाई आंटी के कपड़े पहन के लड़की, बॉय कट वाली लड़की घूम रही है छत पे, और इतनी पागल हो गई। अब लड़की के साथ देखो भाई क्या क्या फ्लैशेस हो रहे हैं भाई। और वो बोली मैं सारी रात घर के चक्कर मारती रहती थी भाई, हर कमरा मुझे पसंद आने। अब बीच बीच में उसकी चैट पढ़ना, आप सोचो कि क्या चल रहा है साला। कहती मुझे वो हर कमरा उस घर का पसंद आने लग गया था, जैसे एक खुद अपना एक औरत ने घर नहीं बनाया होता भाई, है ना। और भाई वो अब लास्ट सुनो क्या हुआ। अब उसका फ्रेंड आया, तो वो बोला मैंने इसको उठाया ना, जब वो फेंट हुई थी भाई, फ्रेंड ने आके उठाया, तो पहली बात क्या बोली उसने फ्रेंड को, कहनी मिंटू आ गया तू। अच्छा, वो निकनेम से बुला रही है। हाँ भाई, सुनाई दी। वो कहना मिंटू क्या, कहना मैं सिमरन हूँ, कहती सिमरन नहीं तू मेरा मिंटू है। अपने फ्रेंड के मुंह पे हाथ फेर के बोल रही है। ये कैसे हो सकता है? मैंने स्टोरी आपके आगे रखी है, देखो। फिर क्या हुआ हॉस्पिटल में से? हॉस्पिटल गई है भाई, उसने बहुत लड़ भिड़ के भाई, फ्रेंड ने फ़ोन किया उसके पेरेंट्स को। उसके फादर लड़की के थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, थोड़ा कम्युनिकेशन गैप रहा ही होगा, जब तो इतना ज़्यादा वो हो गया था भाई। आजकल बच्चे बता देते हैं पेरेंट्स को, यार फन करने जा रहा हूँ, नाइट आउट पे जा रहा हूँ, जो भी है। लास्ट टाइम हमने यार बहुत ऐसे जो इंडिया की बहुत फेमस जगहें हैं वहाँ के आपके एक्सपीरियंसेस लिए थे। इस बार कुछ और हैं अपने पास जो लास्ट टाइम नहीं बच गया था कवर? भाई बचे तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी एक रिसेंटली मैं यूपी में ही हूँ, मतलब यूपी में ज़्यादा होता है मुझे ऐसा लगता है। हर बार मैं यूपी में, मतलब वैसे तो मैं ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल करता हूँ और करता भी हूँ इन्वेस्टिगेशन, बट यूपी में थोड़ा सा मेरे लिए ईजी हो जाता है क्योंकि वहाँ मेरे सोर्स स्ट्रॉन्ग है। और यूपी में एक स्पेसिफिक प्लेस नहीं, हर जगह ऑल ओवर यूपी में। तो क्या है, मेरे को इन्वेस्टिगेशन करने में प्रॉब्लम नहीं होती, तो वहाँ सपोर्ट रहता है मेरे को। तो भाई वहाँ पे ना एक फर्रुखाबाद, और आपने ये कन्नौज सुना होगा, कन्नौज के राजा भी थे ऐसे करके। भाई ये स्टोरी आई थिंक 3-4 साल पुरानी है। वहाँ पे एक बस थी, मतलब वो इंडिया का सेकंड रोड एक्सीडेंट है सबसे बड़ा, और पहला मेरे हिसाब से शायद साउथ साइड में हुआ था और सेकंड हुआ था यूपी के अंदर। वहाँ पे एक बस थी भाई, वो बस ट्रैवल कर रही थी फर्रुखाबाद से जयपुर की तरफ। प्राइवेट बस थी वो, डबल डेकर बस थी। तो सर्दी का काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे इफ़ेक्ट पड़ रहा था, कोहरा वोरा बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो और आपको पता ही है हाईवे पे बस खाली जगह मिलती है, बस वाले गाड़ी भगाने लग जाते हैं। तो भाई वो बस काफ़ी तेज़ चल रही थी, स्पीड में थी, सामने से ट्रक आ रहा था, वो दोनों आपस में टकराए। और ये जगह मैं आपको बताता हूँ, ये एग्जैक्ट एक घुलैया जगह पड़ती है कन्नौज के पास, छिबरामऊ और कन्नौज के पास एक घुलैया एक जगह है। और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेमस है वो जगह भी, क्योंकि वहाँ पे एक राजा भी है, वो उसकी वजह से फेमस है, वो भी मैं आपको बताऊँगा आपको आगे। तो वहाँ पे जब वो बस आपस में टकराई भाई, तो बस में आई थिंक 84-85 लोग थे, डबल डेकर बस थी, उसमें फैमिलीज़ थी, न्यूली मैरिड कपल थे, बच्चे थे, बूढ़े थे, हर तरीके के लोग थे। और वो जब उस बस से टकराई तो भाई उस बस में ना आग लग गई, बस में आग लगी, ब्लास्ट हुआ, गांव के 3-4 किलोमीटर तक लोगों पे
ऐसा बताया जाता है। और ये तो मेरा खुद कज़न ब्रदर वहीं का ही है, मतलब उसका गांव उसके पास में ही है, 300-400 मीटर दूरी पे उसका गांव है। तो ऐसा बताया जाता है कि वहाँ पे 3-4 किलोमीटर तक वो आवाज़ें आ रही थी, चीखने चिल्लाने की, इतना शोर था और ब्लास्ट की आवाज़ें आ रही थी। तो भाई वो जब बस जली वहाँ पे, तो उस जलने में जितने भी लोग थे भाई वहाँ पे, उसके अंदर भाई जैसे कैंडल नहीं जलती मोम की तरह, वो पिघल रहे थे, पिघल रहे थे। बच्चे खिड़की से लटके हुए थे, उनके सर से ना, मतलब आप समझ लो वो मोम की तरह पिघल रहे हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं था गांव का जिन्होंने वहाँ पे बचाने की कोशिश नहीं करी। मेरा कज़न ब्रदर भी इंक्लूडेड था वहाँ पे, उनको बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इतनी आग थी वहाँ पे। और रीज़न क्या था? फॉग था, टकरा गई। जो ट्रक था उसमें राशन का सामान था, उसमें ऑयल था जो रिफाइंड होता ही होता है, तो उसने और ज़्यादा आग पकड़ ली। आपको मैं उसकी स्टोरीज भी शेयर करूँगा, फ़ोटोज़ शेयर करूँगा। तो भाई आप देखना वहाँ पे ना, मतलब वो मोस्टली सारे लोग जल गए। रीज़न क्या था उसमें एग्जिट ना होने का, निकलने का? क्योंकि आपने देखा प्राइवेट बसेस में बैक का जो हिस्सा होता है, वो पीछे वहाँ शीशा विंडो नहीं होता, पूरा कवर्ड होता है वो, है ना, शीट से। और ये वाले जो डोर होते हैं वोल्वो बसेस में, इसमें सारे ऑटोमेटिक होते हैं, वो बटन से ही खुलते हैं। तो वहाँ पे एग्जिट का कोई पॉइंट नहीं था, और डबल डेकर बस तो वैसे ही थी, तो निकल नहीं सकते थे। तो भाई उसमें इतने लोगों की डेथ हो गई। डेथ होने के बाद मोदी जी ने, योगी जी ने, राहुल गांधी जी ने, सब ने ट्वीट भी किया था। और काफ़ी लोग, योगी जी वहाँ पे पहुँचे भी थे, बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे ट्वीट किया था आत्मा की शांति के लिए। तो फिर भाई वो मेरे भाई ने मेरे को जगह बताई कि ऐसी ऐसी यहाँ पे कहानी हुई है। ऑल्दो मैंने देखी थी, लेकिन कभी ऐसा सोचा नहीं था मैं वहाँ पे जाऊँगा। भाई मैं वहाँ पे पहुँचा रात को। रात में पहुँचने के बाद मैंने वहाँ के लोगों से इंट्रोडक्शन लिया उनका कि भाई आप यहाँ पे थे, कि आपने क्या यहाँ पे नोटिस किया था? कह रहे लोग ऐसे ऐसे जल रहे थे, ये है वो है। और उसके बाद हम सीधा पॉइंट पे आते हैं कि भाई वहाँ पे वो बस खड़ी रही जहाँ पे वो जली थी, उस हाईवे पे। किसी ने हिम्मत नहीं करी उसको हटाने की। पुलिस वालों ने नहीं बस हटाई, वो लोकल लोगों ने नहीं हटाई, किसी ने नहीं हटाई। जितने भी क्रेन वाले थे वो मना कर रहे थे। नेक्स्ट डे, क्योंकि उस रात में जब वो बस जली, नेक्स्ट डे सुबह वहाँ पे एक्सीडेंट होने लग गए उस रोड पे। कंटिन्यूसली एक्सीडेंट हो रहे हैं। कोई बाइक से गिर के किसी की डेथ हो गई, एक बस वाले की बाइक से टक्कर हुई, उसमें एक कपल था, हस्बैंड वाइफ थे, उनकी डेथ हो गई। तो भाई वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वो सब होने लग गया वहाँ पे, विद इन 400-500 मीटर के अंदर। तो वहाँ पे ये हो गया कि भाई यहाँ पे ये सब इनकी वजह से हो रहा है। उसके बाद क्या हुआ, किसी ने क्रेन वाले को ज़्यादा पैसे दिए। और आपने कभी भी सुना होगा कि एक्सीडेंट होता है तो वो जो भी वहाँ पे व्हीकल होता है वो पुलिस स्टेशन जाता है, कि किसी ऐसी जगह लेके वहाँ पे उसको सबमिट कर देते हैं। लेकिन भाई उस क्रेन वाले ने 50,000 रुपये लिए थे उस बस को 250 मीटर रखने पे, और गांव वालों ने मिलके पैसे दिए उसके। पुलिस वाले भी नहीं आए, क्योंकि पुलिस वालों ने मना कर दिया कि हम नहीं हटा पाएंगे। मतलब इतना डर था। फिर मैं गया इन्वेस्टिगेशन करने भाई। मैंने पूछा कि क्या होता है यहाँ पे। वहाँ पे गांव के लोगों ने हवन कराया, पूजा कराई, मिल के मेन रोड को ब्लॉक करके वहाँ पे बहुत बड़ी पूजा कराई थी कि वहाँ पे जितनी भी आत्माएं उनको शांति मिले। लेकिन भाई वहाँ पे कोई भी उस चीज़ से बच नहीं पाया। वहाँ पे कंटिन्यूसली जितने भी लोकल लोग हैं सोते हैं, वहाँ पे चीखने की आवाज़ आती है, चिल्लाने की आवाज़ आती है, रोने की आवाज़ आती है। और लोगों को, जब गांव में लोग होते हैं ना छत पे सोते रहते हैं, तो लोग जो ऊपर सोते थे उनको वो सारे बस में लोग विजुअल्स आते हैं जलते हुए, लटकते हुए, दिखते हुए। और उसके अंदर भाई उन्होंने वहाँ पे जो बस में है पूजा कराई। और उस बस में मैं गया था भाई, मैंने खुद अपने हाथों से हड्डियाँ उठाई हैं। क्या बात कर रहे हो? उसमें इतनी एशेज है ना, इतनी राख है, उस पूरी बस के अंदर हड्डियाँ अभी तक पड़ी हुई हैं, अभी तक। और वो बस कहाँ पे खड़ी हुई है? बस किसी भाई से रैंडम 250 मैदान में? हाँ, रैंडम जगह पे 250 मीटर दूरी पे ही है। तो उसे भाई गवर्नमेंट भी नहीं वो डिस्पोज नहीं भाई, हटाया ही नहीं। इतना डर है, इतना खौफ है उसका। और ये लोगों को, मतलब वहाँ के लोगों को तो बहुत ज़्यादा पता है, बाहर के कुछ लोगों को नहीं पता थी। लेकिन वो लोग स्पेशली उस बस को देखने आते हैं। वो भी मानो कि बहुत दूर से देख के जाते हैं और फोटोज़ क्लिक करते हैं। आज भी वो ट्रेंड बन चुकी है बस वहाँ पे। उसके बाद भाई उस बस में मैंने चूड़ियाँ देखी, जले हुए कपड़े देखे, शादी के जोड़े देखे,
बच्चों के कपड़े जले हुए देखे, और आप मानोगे नहीं, स्टेयरिंग से लेकर और लास्ट सीट तक वहाँ पे सिर्फ भाई हड्डियाँ ही हड्डियाँ हैं, आज तक हटी नहीं है, ऐसी की ऐसी खड़ी है। अभी मैं लास्ट रिसेंटली होके आया हूँ और 3-4 साल तो मुझे हो गए उस बस को देखते हुए आई थिंक। फिर भाई हम वहाँ पे गए, इन्वेस्टिगेशन मैंने करी, रात को बस में गए, मुझे बड़ा डर लगा, उस बस में ठंड लगने लगी काफ़ी ज़्यादा। तो फिर मैंने वहाँ पे कुछ सवाल पूछे, तो मुझे आंसर्स मिले उसके कि हम हैं, हम अपनी फैमिली को मिस करते हैं, हमें वापस इस दुनिया में आना है। उसमें से कुछ बच्चों की भी स्पिरिट है जो वहाँ पे अभी भी कहती है कि हम घूमने जाते हैं, मतलब हम निकलते हैं, हम हैं अभी भी यहाँ पे। मैं करके आया, इन्वेस्टिगेशन करके आया, मैंने बोला लोगों को कि कोई बात नहीं, आप पूजा वूजा करा लेना, हो जाएगा ठीक भाई। फिर वो थोड़े टाइम तक हुआ, फिर थोड़े दिन बाद क्या हुआ भाई, एग्जैक्ट जो बस का पॉइंट था वहाँ पे दोबारा एक और ट्रक चलते चलते, रिसेंटली चलते चलते उसके सामने पूरी फैमिली एक खड़ी हो गई है, और उस ट्रक वाले ने गाड़ी को मोड़ा है और उसका पूरा ट्रक गिर गया, उस बंदे की एक्सीडेंट में डेथ हो गई। और जो साथ में उसके बंदा था उसने बताया कि एक फैमिली सामने खड़ी हुई थी, तो ड्राइवर ने पूरे ट्रक को बचाने के लिए पूरे राइट में गाड़ी मोड़ दी, तो उसमें उस टाइम आग लगी। उसने बताया, मैंने क्या था वहाँ पे, मतलब लोकल लोगों ने बोला कि भाई क्या था वहाँ पे, कह रहे एक फैमिली खड़ी हुई थी। तो गांव वालों को पता चल गया कि भाई आज भी यहाँ पे वो स्पिरिट है, एग्जिस्ट कर रही है। भाई उसका खौफ ख़त्म नहीं हो रहा है। ये बात बोलने में बहुत अभी भी मेरे लिए इतनी ईजी है कि मैं आपको सिर्फ क्या बताऊं कि मेरे को अभी लग रहा है कि ये तो बहुत आसान सी बात है, हमने बोल दी। लेकिन अगर आप उस स्पॉट पे खड़े हो जाओ, देखोगे ना, आपको पूरी इतनी ऐसी वाइब आएंगी, इतनी नेगेटिविटी आएगी, आपको लगेगा कि आपके आसपास कोई ना कोई है, आपके रोंगटे गूज़बम्स खड़े हो जाएंगे उस टाइम पे। फिर भाई इन्वेस्टिगेशन करी, वापस आ गया। फिर वो रिसेंटली फिर मेरे कज़न ब्रदर का फ़ोन आया, कह रहा है यार यहाँ पे दोबारा पूजा हो रही है। मैं दोबारा गया भाई वहाँ पे, फिर इन्वेस्टिगेशन करी। फिर वहाँ से जब मैं दोबारा आया तो भाई मेरे सामने, मैं अपनी गाड़ी पे ही था, मेरी गाड़ी पार्क करी मैंने, और पीछे एक और मेरे कार पार्क हो गई, तो सामने एक बस आई, उसने मेरे पीछे वाली कार को हिट कर दिया। और उस टाइम पे मेरे पास स्विफ्ट कार थी, मैं स्विफ्ट लेके गया था, तो मेरी कार बच गई और उस बस ने उसको जब हिट किया तो वो कार ऐसे जाके चली गई। और मुझे लगता है वो चीज़ शायद मेरे साथ होने वाली थी, बट मेरी किस्मत इतनी मतलब तेज़ कह लो कि मैं बच गया। फिर भाई मैं दोबारा वहाँ पे नेक्स्ट डे पूजा वूजा हुई, मैं भी उसका पार्ट हुआ कि चलो यार पूजा हो रही है, हम देखते हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। फिर उसके बाद भाई हम अपने अपने घर आ गए। जब मैं वापस आया दिल्ली, तो आप मानोगे नहीं, 3 बार तो मेरे साथ ये हुआ है कि मेरे को 3 बार उस बस के सपने आए हैं। अच्छा। हाँ, कि वो बस में कोई आवाज़ मार रहा है, वो बस जलती हुई मुझे नज़र आ रही है, और उस बस को लोग जो उस टाइम पे बचा रहे हैं, वो वाले विजुअल मेरे सामने आ रहे हैं। मतलब कई टाइम बाद आया है, ऐसा नहीं है कि मैं आज उन्हें आया नेक्स्ट डे मेरे साथ ये होने लग गया, हफ्ते भर बाद ये चीज़ होने लग गया। हाँ, रैंडम होने लग गया। भाई मैं दोबारा गया इन्वेस्टिगेशन करने कि कोई साथ तो नहीं आ क्या गया, कोई साथ तो नहीं आ गया ये वो। फिर मैं वहीं से बाबा जी से मिलते आया, मेरे से कह रहे क्या करता रहता है, तो उन्होंने हाथ रखा, मैं निकल गया, मैंने इन्वेस्टिगेशन करी। फिर मैं वहाँ पे बोल के आया। फिर जो मैंने इन्वेस्टिगेशन में पूछा कि क्या मैं यहाँ पे पूजा करा सकता हूँ, तो मुझे वहाँ पे रिस्पॉन्ड मिला, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली उनको अभी तक शांति नहीं मिली भाई। फिर दोबारा भी मैं बोल के आया हूँ, वहाँ पे मैंने पूजा करानी है, और अभी तक वहाँ पे ये हो रहा है कि लोगों को डेली कुछ ना कुछ भगते हुए नज़र आ रहा है, कोई ना कोई डेली एक्सीडेंट, डेली 1-2 एक्सीडेंट फिक्स्ड हैं भाई वहाँ पे। पर भाई जब हवन हो जाता है तब तो कहते हैं कि जैसे बड़े बड़े हवन होते हैं तो शांति मिलने लग जाती है, पर यहाँ तो देखो मैं बताता हूँ, अब इससे एक चीज़ कनेक्ट कर लेते हैं हम। अभी जैसे इंडिया का मैच हुआ था लास्ट, तो वाराणसी में हर मंदिरों में भाई हवन और पूजा हो रही थी कि भाई मैच जीत जाए। तो भाई ऐसा नहीं हुआ ना, कुछ ना कुछ या तो कमी रही होगी, या जो ऊपर लिखा हुआ है भगवान ने वही होना है। तो भाई कुछ हवन में कमी रही होगी, या कह लो कि वो जस्टिस नहीं मिल पाया अभी तक। भाई मिला था आपको रिस्पांस वहाँ पे कि हम मुक्त नहीं हुए हैं? हाँ भाई, वो रिस्पॉन्स मिले, तभी तो मैं दोबारा वहाँ पे जा रहा हूँ। मेरा पूजा कराने का कारण यही है कि भाई कम से कम वहाँ के लोग अभी बच जाएं और वहाँ पे एक्सीडेंट ना हो। तो भाई वहाँ पे कंटिन्यूसली अभी तक ये चल रहा है। भाई ऐसा कहते हैं ना कि जैसे लास्ट राइट्स परफॉर्म नहीं हुए, पिंडदान नहीं हुआ, किसी को मुक्ति नहीं मिल पाई, किसी की एक्चुअली अस्थियाँ नहीं भा पाए ना। सबसे बड़ा रीज़न तो ये भी है कि सबकी एशेज वहाँ पे मिल गई, हड्डियाँ मिल गई, कोई उठाने वाला नहीं है, किसी को यही नहीं पता अब कौन किसकी हड्डियाँ उठाएगा।
कौन किसकी राख उठाएगा, यही नहीं पता लोगों को। लोग तो आइडेंटिफाइड हैं कि इन लोगों की डेथ हुई है उस टाइम पे, पर कौन से किसका लेकिन है? कौन किसको उठाएगा, तो वो रीजन, मेजर एक रीजन ये भी है भाई वहाँ पे। तो ऐसा भी है भाई, और ये इंडिया का सबसे बड़ा एक्सीडेंट था, सेकंड एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट था। तो जैसे आप इस चीज़ को कैसे लेते हो? जैसे बहुत से साइंटिस्ट हैं, जैसे वन ऑफ द बहुत ही प्रसिद्ध एक साइंटिस्ट हैं स्टीफन हॉकिंग, अगर आपने सुना है, तो उनकी स्टेटमेंट थी एक कि आफ्टर लाइफ कुछ नहीं होता और ये जो हेल हेवन है ये हमारी बनाई हुई चीज़ें हैं ताकि लोग अच्छे कर्म करें। अगर हम बोलेंगे कि तुम गंदे काम करोगे तुम हेल में जाओगे, मतलब ऐसा उनका कहना है। मतलब मैं आपकी नॉलेज को डाउट नहीं कर रहा, बट आप इस चीज़ को कैसे लेते हो अगर जैसे इतने पॉपुलर लोग ऐसे ऐसी स्टेटमेंट देते हैं? देखिए, हम जितना भी कुछ है, हम तो अपने ग्रंथों में जो लिखा है हम तो उसको ही सत्य मानते हैं। सबसे पहली बात तो ये है। तो गरुड़ पुराण के अंदर हर एक स्टेज के बारे में लिखा हुआ है कि आप जब मरते हो तब आपकी आत्मा कहाँ जाती है, फिर वो कौन कौन से रास्तों से गुजरती है, फिर उनको क्या क्या कर्म मिलते हैं करने के लिए, और उनको कैसी कैसी प्रताड़नाओं से निकलना पड़ता है, वो सारी चीज़ें उसके अंदर लिखी हुई है। तो हम तो अपने ग्रंथों को सर्वोपरि मानते हैं, क्योंकि हमें ऐसा जो हमने आज तक पढ़ा है और सनातन धर्म में जितनी भी चीज़ें हमें हमारे ग्रंथों द्वारा प्राप्त हुई हैं, हमारे पुराणों द्वारा प्राप्त हुई हैं, वेदों द्वारा प्राप्त हुई हैं, उस पर आकर कहीं ना कहीं साइंस भी नतमस्तक हो जाती है। साइंस भी ये कहती है कि हाँ, ये बात इनकी लिखी हुई सत्य थी। और एक नहीं है, हज़ारों प्रमाण अब ऐसे हो चुके हैं जहाँ पर लोगों ने इस चीज़ को मान लिया है कि हाँ, साइंस के ऊपर भी एक साइंस है, जिसे हमारे सनातन धर्म ने लाखों साल पहले निकाल लिया और उसके बारे में लिखा हुआ है। ये जो आप प्रश्न कह रहे हैं, ये प्रश्न बहुत सारे लोगों के जहन में आता है और उन्हें ये लगता है कि भाई सही में आफ्टर डेथ कुछ नहीं होता। अगर आफ्टर डेथ कुछ नहीं होता तो इतनी सारी रीबर्थ्स की कहानियाँ कहाँ से आ जाती हैं? ठीक है, बहुत सारे लोगों का अनुभव होता है कि हम मर गए थे, हमें कोई ले गया था और हम वहाँ गए थे, फिर वो हुआ कि नहीं ये नहीं थे, वापस आ गए और वापस जीवित हुए, तो उन्होंने वही विवरण दिया जो कि गरुड़ पुराण में लिखा हुआ था कि ऐसे जीव आते हैं, ऐसे लोग आते हैं, ऐसे बंध के ले जाते हैं, ऐसा आपको वो रास्ता मिलता है, वहाँ होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो प्रमाणित हुई हैं। नहीं, मतलब ये मेरा क्वेश्चन नहीं था, मैं तो चाह रहा था आपका क्या टेक है, मुझे ये सुनना था बेसिकली। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा जन्म होता के है। बाद नहीं, मैंने तो आपके जो आपके साथ साथ बहुत सारे व्यूअर्स का भी यही सेम व्यू होगा, कि तो आप मैंने क्या उस चीज़ सोचते को हैं? क्लियर किया है। मेरा ऐसा सोचना है कि जन्म के बाद एक और दुनिया है, और वो दुनिया जो है उसके बारे में हम किसी भी चीज़ को प्रमाणित कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो चीज़ केवल और केवल अनुभव से ही प्राप्त होती है। आप अगर जन्म के मृत्यु के बाद अगर ये कहे कि भाई मृत्यु के बाद इंसान जो है वो भूत योनि में नहीं जाता, प्रेत योनि में नहीं जाता, तो अनगिनत ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर ऐसी बाधाएं आई हैं, जिन्होंने इस चीज़ को अपने जीवन के अंदर सहा है, अनुभव किया। तो वो क्या था, वो कैसे हो गया, वो चीज़ उनके साथ कहाँ से आ गई? और रीज़न जब ढूंढा जाता है तो रीज़न वही निकलते हैं जो ऑलरेडी हमारे शास्त्रों के अंदर लिखे होते हैं कि ये कर्म करा होगा तभी ये चीज़ आपके साथ में आ गई है। मैम वैसे अगर कोई जैसे अभी हम घूमने गए थे बाहर, तो अभी हम वहाँ पर हमारे माइंड में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इनके ऊपर कोई एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ करी जाए तो क्या इन पे इफेक्ट करेगा क्या, सिंस वो हमारा धर्म फॉलो नहीं करते, उनके अपने धर्म और कल्चर चल रहे हैं? उनके अपने तरह की रेमेडीज़ होती हैं, वो अपने तरह की रेमेडीज़ करते हैं। अच्छा, अगर हम लोग अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ जानकर उनकी हमने कुंडली बना फिर दी वो और हमारी चीज़ें फॉलो उनको करना चाहिए ना, वो हमारी चीज़ें फॉलो करेंगे तब वो चीज़ उनको लगेगी। अगर कोई उनके ग्रह बाय चांस खराब निकले या नक्षत्र कुछ भी खराब निकला और उनको हमने सो एंड सो रेमेडी दे दी, उन्होंने कर भी ली, बट वो हमारा कल्चर फॉलो नहीं करते या हमारा धर्म, तो वो चीज़ उनको नहीं लगेगी। नहीं लगेगी। उनको हमारी कुछ चीज़ों को मानना ही पड़ेगा। जैसे अगर हमने कोई रेमेडी दी है कि आपको 21 दिन ये कार्य करना है, तो 21 दिन के उस कार्य को करने के लिए आपको वो नियम फॉलो करने पड़ेंगे, चाहे आपने पूर्वार्ध में वो चीज़ ना करी हो। आप बहुत मांस भी खा रहे हो, आप अंडा भी खा रहे हो, आप शराब भी पी रहे हो, आपने बहुत गंदे कर्म भी करे हैं, लेकिन अगर आप वो रेमेडी करने जा रहे हो तो आपको पश्चाताप करना पड़ेगा पहले
एक टाइम का आपको पश्चाताप करना पड़ेगा अपने उन कर्मों को लेकर। हम भी तो करते हैं, हम ब्राह्मण हैं, हमसे भी जाने अनजाने में बहुत सारे अनेकों पाप हो जाते हैं। हमारे यहाँ जो ये व्रत वाला जो नियम बना था या कॉन्सेप्ट बना था व्रत का, ये कोई मनोकामना सिद्धियों के लिए थोड़े ना बना था कि ये व्रत रखोगे तो ये मनोकामना सिद्ध हो जाएगी, ये व्रत रखोगे तो तुम्हारी ये हो जाएगा, ये व्रत रखोगे तुम्हारी ये चीज़। ये तो समय के साथ चीज़ें बदलती 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 बदलने लग गई और हम ही लोग कह देते हैं अच्छा एकादशी व्रत रख लो, आपकी ये इच्छा पूर्ण हो जाएगी। हाँ, ये एक तरीके से पश्चाताप के लिए तिथियां दी गई थी कि हम ना चाहते हुए भी अपने मन वचन कर्म से कोई ना कोई गलती या कोई ना कोई गलत अरेस्ट कर ही देते हैं। उसके लिए अगर हम एकादशी व्रत कर लेते हैं तो हमारे उन पापों से हमको मुक्ति मिल जाती है। सपोज़ करिए अगर हमारे पाप की क्वांटिटी 40% है, एक नॉर्मल न्यूमरोलॉजी में बता रही हूँ आपको, अगर हमारे पाप की जो क्वांटिटी है वो 40% है, तो एकादशी का व्रत रखने से आप वो 40% पापों से मुक्त हो जाओगे। आप द्वादशी का व्रत रखोगे तो आप 30% पापों से मुक्त हो जाओगे। आप पूर्णिमा का व्रत रखोगे तो आप 60% पापों से मुक्त हो जाओगे। अगर आप मंगलवार का व्रत करते हो तो मंगल ग्रह तो आपका बाद में ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है वो बाद की बात है। अगर आप मंगलवार को सपोज़ करिए, अब जैसे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, मैम आप मना करते हो मंगलवार को नाखून मत काटो, मैम आप मना करते हो कि मंगलवार के दिन आप जो है दाढ़ी मत बनाओ। अगर हमने कर लिया, मजबूरी है, ऑफिस जाना है, ये कर लिया वो कर लिया, तो क्या करें? तो ये समस्या तो हमारे बुजुर्गों को भी आती थी, हमारे पुराने लोगों को भी आती थी। उनके पश्चाताप के लिए उन्होंने एक तिथि, एक वार निश्चित कर रखा था कि ये 7 बार का ये व्रत उठा लेंगे, 7 बार ये व्रत कर लेंगे तो हमारा ये जो पाप है इसका पश्चाताप हो जाएगा। सनातन धर्म के अंदर किसी को भूखा रखना, किसी को प्यासा रखना, किसी के साथ किसी भी तरह का कोई भी ऐसा कृत्य करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं मानी गई है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत सोच समझकर 10 चीज़ों को जोड़कर तब करने के लिए कहा गया है। उसके अंदर ये भी एक चीज़ जोड़ी है कि आपने जो भी पूर्वार्ध के अंदर कर्म करे हैं उनका आप पश्चाताप करिए ही करिए। जैसे मैं आपको बताती हूँ, अभी ये 4 माह का पक्ष जो चालू होगा, ये ऐसे 4 माह आते हैं जिसमें पश्चाताप करने के लिए विविध तरह की पद्धतियां अपनाई जाती हैं। और ये प्रमुख 4 महीने होते हैं, जब देव सो रहे होते हैं तब ये 4 प्रमुख मंथ होते हैं हमारे पास में, जिसके अंदर हम अलग अलग तरीक़ों से अपने करे हुए साल भर के, पिछले साल भर के जितने भी जाने में किया, अनजाने में किया, सोच कर किया, कह कर किया, गुस्से में आके किसी को गाली बक दी, कोई ज़बरदस्ती आपकी गाड़ी के बगल में से निकल गया तो आपने उसको कुछ बुरा कह दिया, कैसे भी मन वचन कर्म से आपने किसी के लिए कुछ बुरा किया, तो आपने उस पश्चाताप को करके, कोई चीज़ त्याग के, किसी चीज़ का संकल्प लेके, कोई चीज़ आपने ये सोची कि मैं ये पाठ करूँगा तो नियम करना पड़ेगा, नियम करेंगे तो अपने आप उस चीज़ से मुक्त हो जाएंगे। जैसे मैं आपको एक छोटी सी घटना बताती हूँ अपने ही जीवन की। हमारे यहाँ पे जगन्नाथ जी की सेवा होती है, तो हम हर साल जगन्नाथपुरी जाते हैं और वहाँ जाकर हम उनका अभिषेक वगैरह करते हैं और दर्शन वर्शन करके हम 5 दिन वहीं रहते हैं। हमारा एक अपना विधि है, हम उसी से उनका पूजन करके वापस उनको अपने यहाँ पुनः लाकर स्थापित करते हैं। तो हम जगन्नाथ जी गए हुए थे और जब हमें वापस आना था तो हमारी फ़्लाइट का कुछ टाइम बाकी था। तो हमें किसी ने बोला कि आप ना ऐसा करिए, वो बीच पर वहाँ चले जाइए, वो शुद्ध शाकाहारी भोजनालय है, वहाँ पर जाकर आप खाना वाना खा लीजिए और फिर जब आपको जाना होगा तो आप फ़ोन कर दीजिएगा, हम आपको टैक्सी भेज देंगे। हमने कहा ठीक है। हम उस रेस्टोरेंट में गए तो वहाँ पर रिसेप्शन पे ही जगन्नाथ जी की बड़ी सारी मूर्तियाँ लगी हुई, दिया जल रहा, धूप बत्ती जल रही, तो हमें लगा सही में वैष्णवी होगा, भगवान बैठा रखे हैं, सब कुछ शुद्धता के साथ होगा। हमने उनको जाकर बोला भैया वैष्णव है ना? बोले हाँ बिल्कुल वैष्णव। भैया बिल्कुल सात्विक है? बिल्कुल सात्विक है। भैया कोई प्याज लहसुन वाला काम भी नहीं है? नहीं भैया बिल्कुल नहीं है, आपको जैसा चाहिए वैसा ही आपको खाना मिलेगा। ठीक है, हमने खाना ऑर्डर कर दिया। हमारे जस्ट बगल में एक कपल बैठा हुआ था, उसका व्रत था, तो उन्होंने बोला कि हमारा भी व्रत है, आप आराम से, क्योंकि वो वहीं के लोकल थे, तो उनको ऐसा लगा हम परेशान हो रहे हैं, तो उन्होंने हमें बोला कि नहीं आप बैठ जाइए, हमारा भी व्रत है, हम भी इसीलिए यहाँ खाना खाने आए कि यहाँ पे सात्विक खाना मिलता है। हमने कहा ठीक है, हम बैठ गए। 10 मिनट बाद हमारे पीछे वाली सीट पर कोई आकर बैठा और उन्होंने जो है आकर उनको बिरयानी ऑर्डर किया कि बिरयानी चाहिए करके।
हमारे खाने आने में थोड़ा सा समय था, हम लोग बैठे हुए थे, उनका खाना पहले सर्व हो गया और वो जो कपल था उनका खाना सर्व हो गया। वो बिरयानी जब वो खाने लगे तो सामने हमारे बिल्कुल आफताब बैठा हुआ था, तो आफताब ने देखा और बोला मैम उठो। मैंने कहा क्या हुआ? बोला मैम आप यहाँ से चलो। मैंने कहा हुआ क्या ये तो बता। तो इसके सर थोड़ा सा गुस्से, क्यों मैम को कहाँ लेके जाना है तुझे? मैम चलो कर रहे हो, क्या हो गया? बोले सर मैम को ले जाओ यहाँ से। तो ऐसे उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो वो जो बिरयानी थी वो नॉन वेज थी। आप विश्वास नहीं करोगे, हमें काटो हमारे अंदर खून नहीं, और हमारी जो हालत हुई है हम वहीं पर इतनी बुरी तरीके से रोना चालू हो गए सारे जने, ये जैसे हमारे पूरे जन्म का जो होता है ना, किसी ने पुण्य खींच कर निकाल दिया, ख़त्म कर दिया, हमें शून्य में ला कर खड़ा कर दिया। हम लोग भागते हुए बाहर गए, जैसे सांस नहीं आ रही, दम घुट रहा है हमारा। हम बाहर गए, निकल के बाहर जाकर खड़े हुए, सब जने रो रहे हैं, सब परेशान हो रहे हैं कि ये क्या हो गया क्या हो गया। गलती से ही सही, लेकिन पानी की बोतल तो हाथ लगा ली उस जगह की। हमारे लिए तो वो भी एक तरीके से बहुत बड़ा पाप हो गया। खैर चलिए, वहाँ एक दो जनों को बोला, वहाँ के जो मेन वो थे उनको फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं मैम, यहाँ तो ये सब कॉमन है, यहाँ तो जनेऊ बदल लेते हैं और फिर वापस से वो कर लेते हैं, तो आपके भी पंडितों को बोल दीजिए, मतलब घर के उनको बोल दीजिए मेल्स को कि जनेऊ बदल लेंगे अपना और गंगा जल वगैरह आप ले लीजिएगा। और अंदर से आत्मा नहीं मानी। आप विश्वास करिए, पानी का एक घूंट हमारे घर में अगर एक छोटा बच्चा भी था ना तो उसके भी गले से नहीं उतरा। हम लोग सीधा एयरपोर्ट पे उतरे, घर आने की बजाय हमने वहीं से गाड़ी की और हम सब के सब हरिद्वार। और 45 दिन मेरे घर के अंदर अन्न नहीं बना और डेली पंचगव्य पिया गया, डेली पंचगव्य पिया गया। पंचगव्य मतलब गाय का गोबर, गोमूत्र, वो सब मिलाकर पंचगव्य तैयार होता है, उसको रोज पिया गया और 45 दिन का पश्चाताप करा गया। पर आपने तो कुछ खाया भी नहीं था, तो हमारे बैठने से लिए हमारे लिए तो वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा पाप था। मैम वैसे देखा जाए आप हमारे सनातन धर्म में भी बहुत से लोग हैं जो ठीक है ड्रिंक भी कर रहे हैं, चिकन भी खा रहे हैं, वो बेटा वो अब जैसे आपको मैं वहीं का बताती हूँ ना, जैसे उन्होंने बोला कि उनके लिए वो चीज़ कॉमन है, वो उस चीज़ को नहीं मानते, लेकिन हम जिस चीज़ को मानते आए, हमारा जो अपना कल्चर है, हमने जिस चीज़ को जीवन भर माना है, हम अपने ठाकुर जी को जिस तरह का भोग देते हैं हम वही भोग खाते हैं। ठीक, बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर देवी को प्रसाद ही इसी चीज़ का चढ़ता है और लोग उसको प्रसाद को ग्रहण भी करते हैं। बहुत सारी जगह देवी को मांस चढ़ाया जाता है और उसके बाद में वही खाया भी जाता है। तो देखिए हर जगह का अपना अपना एक कल्चर है। हमने जहाँ जन्म लिया, हम जिस घर में आए, हमें जिस तरह के बचपन से जो संस्कार मिले, हमने जिस चीज़ को फॉलो किया है, हम लोग तो प्याज लहसुन भी नहीं खाते, हम किसी दूसरे के घर का नमक तक नहीं खाते। मेरी शादी हो चुकी है, मैं अगर अपनी मम्मी के घर जाकर भी खाना खाती हूँ ना तो मैं उसके बदले में उनको कुछ ना कुछ दूंगी। क्यों? क्योंकि मेरे को उनके घर का नमक का कर्जा भी नहीं चढ़ाना, जबकि मैं तो उसी घर की बिटिया हूँ। वो तो मेरे घर आके नहीं चढ़ाएंगे, लेकिन मैं भी उनके घर जाकर नहीं चढ़ाऊंगी। तो हमारे यहाँ अपने पूजा पाठ के कुछ नियम हैं जो हमारे यहाँ बंधे हुए हैं। ये आपको अपने पूर्वजों से मिलता जाता है। हर घर का अपना एक ट्रेंड है, अपने हर घर का अपना एक नियम होता है। अब हमारे यहाँ शादी ब्याहों के नियम अलग हैं, आपके यहाँ बिल्कुल अलग होंगे। है तो हम भी सनातनी, आप भी सनातनी, पर हर इंसान अलग अलग चीज़ों को फॉलो कर रहा होता है। तो जब फॉरेनर्स को भी हम ऐसी कोई रेमेडीज़ बताते हैं तो हम उनसे ये कहते हैं कि एक टाइम पीरियड तक आपको शुद्धिकरण और पश्चाताप करना ही पड़ेगा। आप उस रिचुअल के लिए रेडी हैं तो आप ये हमारी चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं और आप ये कार्य कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते, आपको पता है कि हमारा तो काम ही नहीं चलेगा, हम तो नहीं खाएंगे ऐसी चीज़ें, तो हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। अब मेरे पास, आप फॉरेन में कहाँ जा रहे हैं, आप इंडिया में ही देखिए ना, मेरे पास बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो ये कहते हैं कि मैम हम तो वेजिटेरियन हो नहीं पाएंगे क्योंकि हमें जिम जाना होता है, हमें अपनी डाइट को उसी तरीके का रखना होता है, तो हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल है कि हम प्योर वेजिटेरियन हो जाएं। हम बाहर का कुछ ना खाएं, हम बाहर का पानी भी ना पिएं, हम बाहर का जूस भी ना पिएं, तो हमारे लिए तो बड़ा टफ है। तो ऐसी कंडीशन में आप बीच का रास्ता निकालिए। बहुत फ्लेक्सिबल है हमारा धर्म, बहुत फ्लेक्सिबल। उसका वहाँ पर कहीं ना कहीं दूसरा तरीका भी होता है।
आपकी चीज़ें, आपका कृत आपके बिहाफ पर कोई दूसरा कर रहा होता है, और आपको उसके नियमित उस व्यक्ति को जो भी उसका उतना खाना पीना रहना सोना जागना जो भी है, आपके ही उसके हिसाब से वो चलेगा, आपको उसका भुगतान करना होता है और कुछ चीज़ों का त्याग करना होता है। अगर कोई खा रहा तो उसका भुगतान वो भरेगा, पश्चाताप तो करेगा ही उसके नाम का, करेगा। डेफिनेटली करेगा। ये जो 4 वर्ग बनाए गए थे हमारे यहाँ, इनके अलग अलग कर्म रखे गए थे, जिसमें ब्राह्मणों का यही कर्म रखा गया था कि दूसरों के कृत को उतारने के लिए ब्राह्मण अपनी पूजा पाठ से, अपने वेद मंत्रों से, अपनी चीज़ों से उस चीज़ को हटाने का कार्य करेगा। पर एट द एंड उसी इंसान को नहीं करना पड़ेगा कि भाई वो नहीं, करेगा तभी? नहीं, वो करेगा, वो अपना सब कुछ जो है, अपना भार जो है वो ब्राह्मण को दे रहा है ना, और संकल्प दे रहा है कि अब ये मैं तो नहीं कर सकता। अब सपोज करिए हमारे यहाँ पर ऐसा बोला गया है, महामृत्युंजय जाप करने से आई हुई बड़ी से बड़ी मृत्यु का काल भी टल जाता है। ठीक है, हमारे सनातन धर्म में एक कहानी भी है कि जो है महामृत्युंजय करा था जाप तो जीवन बच गया था, है ना। संजीवनी बूटी, उसी से निकलता है एक मृत संजीवनी मंत्र, एक मृत संजीवनी क्रिया भी होती है। वो ऐसी अवस्था में की जाती है जब डॉक्टर्स ये कह देते हैं कि अब इसके पास 24 घंटे बचे हैं, 48 घंटे बचे हैं, 72 घंटे बचे हैं, तब उस कंडीशन में उस व्यक्ति के नाम से वो क्रिया या वो मंत्र का जाप करके उसको बचाने के लिए ब्राह्मण जो है अपना पुण्य पूरा का पूरा अर्पित करता है। ठीक, ऐसी ही चीज़ के अंदर अब जो हॉस्पिटल में पड़ा है, जो आईसीयू में है या जो वेंटिलेटर पे पड़ा है, वो व्यक्ति क्या करेगा? आप उसको कौन सी मेडिसिन है जो दे देंगे जिसके अंदर किसी पशु का या किसी पक्षी का या किसी जीव का चर्म नहीं होगा, रक्त नहीं होगा? कितनी मेडिसिन ऐसी हैं। चलिए आज तो मैं नॉर्मल हूँ, टच भगवान की कृपा से मैं बहुत स्वस्थ हूँ। आज आप मुझे कहिए कि मैम आप ये मेडिसिन खाएंगे, मैं कहूँगी नहीं, बिल्कुल नहीं, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अगर कोई बीमार व्यक्ति है और उसको हमको सही करना है तो हमें उसको फिश ऑयल देना ही पड़ता है ना। तो फिश ऑयल की अगर कोई कैप्सूल मैं किसी को बीमार व्यक्ति को दे रही हूँ तो मैं उससे कैसे ये कह सकती हूँ कि ये आप पाप के अंतर्गत कर रहे हो ये कार्य, अब आपकी पूजा नहीं हो सकती या आप ये रेमेडी नहीं कर सकते। वो अपना कृत, अपना भार जो है वो ब्राह्मण को दे देता है, और ब्राह्मण जो है नियम संयम के साथ अपना भी करता है और उसका भी करता है। मतलब उसके भी पापों का पश्चाताप करेगा, उसके भी कर्मों का पश्चाताप करेगा, और चूंकि वो उसके वो जो कर्म है वो अपने ऊपर ले रहा है, अपने लिए भी करेगा। आप कभी बहुत डेप्थ में इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी, आप किसी कर्मकांडी पंडित को कभी, ब्राह्मण को कभी बैठाइएगा अपने पॉडकास्ट में और उससे पूछिएगा, वो आपको अच्छी से ये सारी चीज़ें बताएंगे। इसके अंदर जो एक ब्राह्मण की दिनचर्या रखी गई है ना, जो सुबह के पाठ होते हैं, जो संध्या वंदन होती है, जो गायत्री जाप होते हैं, जो नियम से उनको पाठ करना जो उनके गुरुओं द्वारा बताया गया है, जो उनकी एक शैली है कि आपको ये सुबह करना होगा, उसके बाद ये पाठ करना होगा, इसके नियमित आपको इतने जाप करने होंगे, फिर आपको शाम को ये संध्या वंदन करना होगा, आपको जनेऊ हमेशा पहन के रहना पड़ेगा, आपको इन चीज़ों का पालन करना पड़ेगा, आपको इन चीज़ों का परित्याग कर देना पड़ेगा, आपको चुटिया रखनी पड़ेगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अपने जीवन में अपनाना होगा, जिनको आपको अपने साथ लेकर चलना होगा। उसका कारण क्या है कि वो अपने आप के अंदर वो चीज़ अर्जित कर लेते हैं कि वो किसी दूसरे को अगर उसका पाप उतारने के लिए कर्म कर रहे हैं तो वो अपना भी पश्चाताप करते जा रहे हैं साथ के साथ। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।